हेलो डियर, तो आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे साथी हैं फर्स्ट ईयर का, तो आज जो है हम लोग को लेकर आए हैं 60 प्लस जो है यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जो ऑप्शन वाला होता है। अब देखिए ये कई प्रकार के क्वेश्चन हम आपको फिलअप भी करा चुके हैं, ट्रू फॉल्स भी करा चुके हैं, और जो है अब हम लेकर आए हैं एमसीक्यू। देखिए अब ये एमसीक्यू है तो ऐसा नहीं है कि आपके फिलअप में नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कोई भी हो क्वेश्चन का जो है रूप जो है कितने भी प्रकार के हो, लेकिन क्वेश्चन जो है वही होता है। जैसे आपका ऑप्शन वाला है तो आंसर तो इस चार में से कोई एक ही ना होगा, तो इसी प्रकार से आपको दे देगा, फिलअप में दे देगा कि इनमें से कौन सा कारक जो है सीखने को बढ़ावा नहीं देता है डैश डैश, ठीक है, या दे देगा कि इनमें से कौन सा कारक डैश डैश को सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। तो जो है आपको उसमें लिखना पड़ेगा, तो इसी प्रकार से होता है, समझ गए। चलिए बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ लिए। चलिए आज हम जो लेकर आए हैं साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, जिसको हम लोग बिहेवियर साइंस बोलते हैं, फर्स्ट ईयर का है। यहाँ पे जो है हम लोग 60 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं एमसीक्यू, ठीक है, जो आपको हर एक जो है एग्जाम में मदद करेगा। फर्स्ट ईयर का है तो जीएनएम में मदद करेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इनमें से कौन सा कारक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, मतलब कौन सा ऐसे कारक है जो कि सीखने को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए बुद्धि तो आपको बढ़ाता है, सीखने को कोई भी चीज़ को बुद्धि से सीखा जा सकता है। ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन क्या सीखने को बढ़ावा देता है? नहीं देता, ये सीखने को घटाएगा ध्यान भंग से, ठीक है। प्रेरणा से लोग सीखता है, सही बात है। अच्छा स्वास्थ्य सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही है, बट जो है बी नंबर इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया? देखिए मनोविश्लेषण मतलब मन के जो विश्लेषण है, इसका सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, मर्फी ने, विलियम्स जेम्स ने और एल्फ्रेड एल्डर ने, किसने दिया? तो देखिए जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, साइको एनालिटिक जो थ्योरी है, इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने दिया, ठीक है। आप सभी से फिलअप में पूछेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइस वर्ग, ठीक है, आइस वर्ग सिद्धांत व मन संरचना मॉडल किसने परिभाषित किया? तो आप लोग जानते हैं हम जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन दिखाए थे, जहाँ पे ईगो, ईद और सुपर ईगो पढ़ाए थे, मन संरचना, या उसी को सिगमंड फ्रायड का संरचना कहते हैं। तो आइस वर्ग सिद्धांत और मन संरचना मॉडल दोनों जो है किसने दिया? मर्फी, अरस्तु, सिगमंड फ्रायड, दरकार्ते। तो किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा, क्या प्रश्न है? इनमें से किसने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में माना? आत्मा के रूप में किसने माना? अरस्तु, देकार्ते, प्लेटो, या इनमें से सभी? किन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, यह एक आत्मा के रूप में, समझ गए? किसने कहा? तो इनमें से अरस्तु ने भी कहा, देकार्ते भी ने कहा और प्लेटो ने, इन्हों तीनों ने जो है कहा कि मनोविज्ञान आत्मा के रूप में है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिएगा, कितना शानदार प्रश्न है। ईदम को किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? देखिए हम आप लोग को पढ़ाए थे, ईदम जो है क्या है? ईदम जो है आपको प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, खुशी के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। हम आप लोग को जब लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाला इसका पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि जो खुश का सिद्धांत होता है, खुशी का, वही जो है आपका आईडी होता है, जिसको हम लोग ईदम बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6ठा नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मन का सबसे बड़ा गोदाम है, मतलब मन का जो है सबसे बड़ा गोदाम कहाँ पे पाया जाता है? चेतन मन, कॉन्शियस मन, ठीक है, अचेतन मन मतलब सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, और अचेतन मतलब है सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्ध चेतन मतलब अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है सबसे ज़्यादा बड़ा गोदाम होता है मन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, इनमें से क्या एक दूसरे को भिन्न करती है? इनमें से जो है कौन सा एक दूसरे को भिन्न करती है बताना है। जानकारी, लर्निंग, व्यक्तित्व, स्मृति, संवेग। देखिए तो देखिए कहीं ना कहीं जो आपका जानकारी है, ये आपका स्मृति है और आपका इमोशन है, ये तीनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक दूसरे से। बट ये जो व्यक्तित्व है, किसी व्यक्ति के बारे में, उसके गुण के बारे में व्याख्या करता है, तो ये पर्सनालिटी जो है भिन्न हो जाएगा ये तीनों से, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 8वां है कि थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट का प्रतिपादन किसने किया?
TAT टैट का जो आपका टैट होता है, टैट जो है मतलब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, इसका प्रतिपादन किसने किया? हरमन रेडशा, क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन व मूरे ने, सिगमंड फ्रायर ने। तो जो मॉर्गन व मूरे थे, इन्होंने थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का प्रतिपादन किया। किसने? मॉर्गन एवं मूरे ने। समझ गए? याद रखिएगा, मॉर्गन एवं मूरे, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। व्यक्ति की स्मृति में कमी का अनुभव क्या कहलाता है? एलोपेशिया, एमनेसिया, एनोरेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एमनेसिया जो होता है क्या कहलाता है आपका? ये जो है आपका कहलाता है स्मृति में कमी। एमनेसिया जो होता है स्मृति में लॉस होता है, तो उसे एमनेसिया कहते हैं। एलोपेशिया होता है बालों का झड़ना, ठीक है। और एनोरेक्सिया होता है कि भूख में कमी। समझ गए? तीनों के बारे में समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? प्रश्न आप लोग देखिए, प्रश्न है आवश्यकता को पदानुक्रम किसने किया? तो देखिए आप लोग को ये भी पता है कि आवश्यकता का पदानुक्रम जो है या मौसले का पदानुक्रम, समझ गए? वही चीज़ें हैं। तो मौसले का आवश्यकताओं का पदानुक्रम मौसले ने दिया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगर वास्तविक आयु मानसिक आयु बराबर है तो आयु क्या होगा? देखिए अगर वास्तविक आयु और मानसिक आयु, ठीक है, देखिए नहीं होता। आप लोग देखते होइएगा कभी कभी कहता है डॉक्टरी भाषा में कि ये जो बच्चा है अपने उम्र से एक साल पीछे चल रहा है, मतलब इसका जो माइंड है अपने उम्र से जो है 1 साल पीछे चल रहा है। तो ऐसे कहता है ना, तो वो तो पीछे हो गया। लेकिन अगर उम्र भी और आपका देखिए उम्र भी और मानसिक आयु दोनों अगर ठीक ठाक चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो IQ लेवल उसका कितना होना चाहिए? लगभग 100 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति के अवबोधन को प्रभावित करता है, मतलब परसेप्शन को प्रभावित करता है? सीखना, आवश्यकता, व्यक्ति की मनोदशा और उपरोक्त सभी। कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो व्यक्ति के अवबोधन परसेप्शन को जो है क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। तो सीखना भी प्रभावित करता है, आवश्यकता भी प्रभावित करता है और व्यक्ति की मनोदशा भी प्रभावित करता है। इसलिए इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को कहते हैं। देखिए किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, हैबिचुअल, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी इच्छा से ध्यान लगाएंगे तो वॉलेंटरी होगा, मतलब ऐच्छिक होगा। और आप लोग इंटेंशन वाला में देखे होंगे कि इनवॉलेंटरी होता है, वॉलेंटरी ध्यान होता है। तो ध्यान वाला में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दीर्घकालीन स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी कब तक रहती है? देखिए लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होता है दिन, महीने, वर्ष, कितने दिन तक रहती है? तो सभी में दिन तक भी रह सकता है, महीने तक भी, वर्षों तक भी लॉन्ग टर्म मेमोरी रह सकता है, ठीक है। समझ गए? इसलिए सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख लीजिए, मौसले के अनुसार व्यक्ति की सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है? देखिए मौसले ने जो बताया, मौसले ने जो पदानुक्रम का जो आवश्यकता है मौसले का, उसमें मौसले ने क्या कहा कि व्यक्ति के सबसे जो हाई लेवल का जो डिमांड है, जो नीड है, वो क्या है, कौन सा है, जिससे व्यक्ति का सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता होता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सुरक्षा की अवस्था, भौतिक अवस्था, प्यार व अपनापन की आवश्यकता। तो क्या चीज़ है जो कि सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता होता है व्यक्ति का? तो है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझ गए? आत्मसिद्धि की आवश्यकता सबसे जो है उच्च स्तरीय होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, 3 माह की आयु तक इनमें से किस संवेग का उत्पत्ति नहीं होता है? देखिए 3 माह की आयु तक इनमें से किस संवेग का उत्पत्ति नहीं होता है? उत्तेजना, ठीक है, कष्ट, घृणा, आनंद। तो देखिए जो 3 माह तक जो आयु होता है, बच्चा होता है, उसमें घृणा, जीलियस का जो है, जीलियस का कोई जो है उसमें ऐसा संवेग उत्पन्न नहीं होता। बच्चा में क्या जलन आएगा, लेकिन बच्चा में उत्तेजना, एक्साइटमेंट आता है, कष्ट होता है बच्चा को, उसके बाद आनंद बच्चा लेता है, हंसता है, तो ठीक है। लेकिन घृणा क्या आएगा? अभी तो 3 माह का बच्चे है, इसलिए 3 माह तक इसमें घृणा का कोई संबंध नहीं होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, कौन सा तनाव व्यक्ति के लिए लाभदायक रहता है? देखिए कौन सा तनाव जो है व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है? तनाव कहा जाए तो स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? निगेटिव, पॉजिटिव, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कोई भी चीज़ का जो निगेटिव होता है वो खतरनाक होता है व्यक्ति के लिए, बट जो पॉजिटिव चीज़ें होता है, जो इसके लेने से लाभ हो सकता है, तो वो आपका पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस जो है लोगों के लिए सकारात्मक होता है, जिससे जो है क्या करता है, लोग अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं,
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो आप लोग जानते हैं मानसिक रूप से व्यक्ति वो हर चीज़ें कर सकता है, हर सिचुएशन में हर चीज़ों को हैंडल कर सकता है, इसलिए उसमें आत्म मूल्यांकन का भी क्षमता होता है। बिल्कुल सही। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्यशीलता, मतलब उसके विपरीत अगर कोई परिस्थिति है उसमें भी वो एडजस्टमेंट बना लेता है। ठीक है। यौन संबंधी परिपक्वता, उसमें जो है सेक्सुअल जो रिलेशन होता है उसमें मैच्योरिटी होता है। ठीक है। और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किससे तनाव कम होता है? इनमें से जो है किससे जो है तनाव कम होता है? देखिए, क्या ध्यान लगाने से तनाव कम होता है? बिल्कुल। शारीरिक व्यायाम करने से तनाव कम होता है? बिल्कुल सही है। उसके बाद होता है योग निद्रा, मतलब अच्छे से नींद लेने से जो है तनाव कम होता है? बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि मेडिटेशन से भी, ध्यान लगाने से भी जो है, अगर आप किसी चीज़ से अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव है तो आप अपना ध्यान कहीं और भटका लेते हैं और कहीं ध्यान लगाते हैं, तो इससे जो है क्या होता है, आपका तनाव कुछ जो है ज़रूर कम होता है। ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक देखते हैं, 20 प्रश्न है। इनमें से कौन सा मानसिक क्रियाओं का शारीरिक दुष्प्रभाव है? समझ गए। देखिए, इनमें से क्या मानसिक क्रियाओं का शरीर पर दुष्प्रभाव है? इनमें से जो कौन सा मानसिक क्रिया है जो शरीर पर दुष्प्रभाव छोड़ता है? ठीक है। शारीरिक थकान, तो इससे भी मानसिक प्रॉब्लम होता है। चिड़चिड़ापन, बिल्कुल सही है। उच्च रक्तचाप, बिल्कुल सही है। इसलिए ये सभी जो है आपके शारीरिक क्रिया है और ये मानसिक पर भी प्रभाव देता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र के जनक किसने कौन सा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, सिगमंड फ्रायड, ग्रेडिन्स। तो कौन है समाजशास्त्र के जनक? तो समाजशास्त्र के जनक जो है ऑगस्ट कॉम्टे है। एक क्वेश्चन जो है शायद इस बार या पिछले बार जो है पूछा गया था एग्जाम में जीएनएम के फर्स्ट ईयर का। ठीक है। तो याद रख लीजिए ऑगस्ट कॉम्टे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इनमें से क्या व्यक्ति का मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार क्या है? आप लोग जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं। धार्मिक का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार, बिल्कुल सही है। और उपरोक्त सभी, तो सभी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार इसमें ये तीनों हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से क्या द्वितीयक समूह नहीं है? समुदाय, राष्ट्र, परिवार, श्रमिक संघ और परिवार। मैंने समुदाय भी पढ़ाया था आप लोग को। तो प्राथमिक समूह जो होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका परिवार होगा, सबसे छोटा यूनिट होता है। इसमें जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो प्राथमिक समूह होगा, लेकिन जो है परिवार जो है सबसे छोटा है, इसलिए जो है प्राथमिक समूह हो जाएगा। अगर इसमें परिवार नहीं रहता, अगर यहाँ पे जो है सैनिक का समूह रहता और समुदाय रहता, तो समुदाय इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे जो छोटा होता वो समुदाय ही होता। ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका कि एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह क्या कहलाती है? तो वो जो है बहुपति विवाह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पति होगा वो एक महिला का अधिक पति होगा, इसलिए बहुपति विवाह होगा और उसे जो हम लोग पॉलीएंड्री बोलते हैं। समझ गए। एकल विवाह होता है जब एक स्त्री एक पुरुष से शादी करे या एक पुरुष एक स्त्री से शादी करे, तो मोनोगामी होता है। समूह विवाह जो ग्रुप में विवाह होता है। बहुपति मतलब बहुत पति होता है एक महिला का। बहुपत्नी, अब एक जो पुरुष होता है वो उसका अनेक पत्नी होता है, तो बहुपत्नी विवाह होता है। समझ गए। जिसको पॉलीगैमी कहते हैं और पॉलीएंड्री बहुपति। समझ गए। चलिए 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि एक पुरुष एक स्त्री का विवाह क्या कहलाता है? तो वह एकल विवाह मोनोगामी कहलाता है। ऊपर हम बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे 26 नंबर देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। इनमें से क्या भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? तो मैं आप लोग को पढ़ाया था कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया और इससे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर। समझ गए। बाकी सूचना का अधिकार, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार और समानता का अधिकार, ये सब जो है आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका, इनमें से क्या ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय है? तो आप लोग जानते हैं ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि ही है। ठीक है। राइट आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। समाज का सबसे छोटा समूह क्या है? परिवार, समुदाय, समूह, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार जो है सबसे छोटा समूह होता है समाज का। समझ गए। चलिए उससे छोटा कौन सा होगा? समुदाय होगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? ये भी क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था राजस्थान में और यूपी में भी पूछा गया था कि जो है समाज संबंधों का जाल है। ठीक है। ये किसने कहा था? तो ये आपका जो है मैकावेयर और पेज ने कहा था कि जो है समाज एक संबंधिक संबंधों का जाल है। समझ गए। तो मैकावेयर एवं पेज के अनुसार। समझ गए। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कितना शानदार प्रश्न है। इनमें से नगरीय समुदाय की विशेषता है, इनमें से कौन एक नगरीय समुदाय का, शहरी मतलब शहरी समुदाय का विशेषता है। तो मैं शहरी नगरी दोनों पढ़ा चुका हूँ, दोनों का विशेषता तो देख लीजिए। एकल परिवार जो कि होता है ये भी एक सही है, ठीक है। व्यापार और नौकरियों की बहुलता, शहर में ये चीज़ होता है, बिल्कुल सही है। अधिक जनसंख्या घना, तो ये भी सही है, इसलिए सभी सही हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखिए, भारत में सामाजिक स्थिरीकरण का परंपरागत अधिकार है, मतलब भारत में जो सामाजिक स्थिरीकरण हो रहा है इसका जो है परंपरागत आधार क्या है, जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, क्या है, जाति है, समझ गए। चलिए, जाति के आधार पर लोग जो है स्तर बांटते हैं ग्राम समाज में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है प्राथमिक समूह का उदाहरण है परिवार, पड़ोस, राजनीतिक दल, कौन सा। तो देखिए, परिवार और पड़ोस, पड़ोस में भी कोई होगा तो परिवार ही होगा, और एक अपना परिवार, यानी दोनों जो है आपका क्या होगा, वो आपका प्राथमिक समूह का एक उदाहरण होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। राजनीतिक दल कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक समूह का उदाहरण, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जब एक ही स्त्री के दो या अधिक पति हो, वे आपस में भाई भाई हो, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भाई भाई वाला पति हो, मतलब इधर से दो पति जो हो दोनों भाई हो, तो वो कौन सा है, भ्राता पति विवाह होता है, समझ गए। भ्राता संबंधी बहुपति विवाह होता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर भ्राता मतलब भाई है, और बहुपति है यानी एक महिला का दो पति भी है, इसलिए बहुपति है, विवाह होता है, समझ गए। चलिए ये चीज़ समझेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से क्या परिवार के सबसे छोटा रूप है। परिवार का सबसे छोटा रूप क्या है, संयुक्त परिवार, गलत है। विस्तृत परिवार, ये भी गलत है। एकल परिवार, हाँ ये सही है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इधर 35 नंबर सवाल है, ग्रामीण समुदाय में महिलाओं को निम्नतर स्थिति का कारण क्या है। मतलब ग्रामीण गांव के इलाके में महिलाओं का स्थिति जो है अभी भी निम्न बना हुआ है, नीचा है, क्यों। तो निम्न शिक्षा स्तर, सही है। आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भरता, बिल्कुल सही है, मतलब स्थिति जो है पुरुष पर निर्भर है, सही बात है। बाल विवाह, ये भी सही है, और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सही हो जाएगा, जिसके कारण महिलाओं का स्थिति जो है कमज़ोर है ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। व्यक्ति पर वातावरण का प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति होता है, पर्यावरण का अवस्था उसके किस स्थिति में पड़ता है, कब पड़ता है, या बाल अवस्था में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीच का क्वेश्चन आपका छूट चुका है, तो उसके लिए सॉरी, ये 2-4 क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूट चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पर चलते हैं, सीधा 42 नंबर पर चलते हैं, देख लीजिए। चलिए इनमें से कौन इनमें से कौन सी सकारात्मक संवेदना नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सकारात्मक संवेदना मतलब जो है पॉजिटिव संवेदना नहीं है। ममता, लगाव, क्रोध, मनोरंजन, जिज्ञासा, ठीक है। तो क्रोध जो है आपका सकारात्मक नहीं होता है, ये नकारात्मक होता है, इससे गुस्सा ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का मूल तत्व नहीं है। समुदाय के मूल तत्व कौन नहीं है। पर्यावरण के साथ संबंध, ठीक है, कानून बाध्यता, क्षेत्र के साथ संबंध, मनोवैज्ञानिक संबाधना। तो देखिए कानून का बाध्यता, लीगल बाइंडिंग, तो लीगल जो बाइंडिंग होता है, कानून बाध्यता, ये आपका समुदाय का मूल जो है तत्व नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, कानून का जो है कोई बाध्यता यहाँ पे नहीं है, इसका काम नहीं है यहाँ पे, समझ गए। चलिए हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए समाजशास्त्र का अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा कि हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। ये भी क्वेश्चन इस बार जो है यूपी में पूछा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो 18 मई 1955 में यूपी में इस बार ये पूछा गया था, ठीक है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 डेट के साथ पूछा गया था, इसलिए ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किया गया। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है साइकोलॉजिस्ट थ्योरी जो है विकसित किया गया जीन पिजेट के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा, मेल्यू के द्वारा, डॉक्टर कार्ल जी के द्वारा। तो जो है आपका मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है, साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है, ये आपका एरिक एरिक्सन के द्वारा जो है से प्रस्तुत विकास किया गया, समझ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पशु के व्यवहार से संबंधित मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। अब जो लोग मनोविज्ञान को शाखा पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जो है आपको मैंने पढ़ाया है कि ये चाइल्ड का अगर मनोविज्ञान का होगा तो चाइल्ड साइकोलॉजी, असमान मनोविज्ञान ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी होता है, एनिमल साइकोलॉजी पशु विज्ञान होता है, एडल्ट साइकोलॉजी वयस्कों के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग को पशु के लिए पूछ रहा है तो एनिमल साइकोलॉजी राइट आंसर होगा, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 47 नंबर प्रश्न है। क्या ज़बरदस्त प्रश्न है, देखिए। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति याददाश्त में कमी का अनुभव करता है तो उसे क्या कहते हैं? एमनेसिया कहते हैं, स्मृति लोप कहते हैं, जो कि ऊपर अभी हम लोग देखे हैं कि स्मृति में कमी आना, ह्रास होना एमनेसिया स्मृति लोप कहलाता है। समझ गए। एनोरेक्सिया भूख में कमी, एल्पोसिया मतलब एमनेसिया हुई है। उसके बाद ये सब समझिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या शानदार प्रश्न है कि निरीह विज्ञान का अध्ययन है, मतलब निरीह विज्ञान का अध्ययन है तो उसे जो हम लोग मैन, निरीह विज्ञान का अध्ययन मैन है, समझ गए, आदमी है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुद्धि की गणना करने की पद्धति का आविष्कार किसने किया? मतलब बुद्धि का जो गणना करने वाला जो पद्धति है उसका विकास किसने किया? तो जो है आप लोग को पता होना चाहिए, मैस्लो, स्टैनफोर्ड बिनेट और गिलिन एवं गिलिन ने, ओबर्न ने। तो जो बुद्धि का गणना करता है उसका जो आविष्कार है वो आपका जेम्स बिनेट ने किया या स्टैनफोर्ड बिनेट ने किया। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर है। देखिएगा कि किसी कार्य के निष्पादन में प्रवीणता है, मतलब किसी भी कार्य के निष्पादन में प्रवीणता जो होता है उसे क्या कहते हैं? जज्बात कहते हैं, ध्यान कहते हैं, कौशल कहते हैं, अनुकूल कहते हैं। तो देखिए किसी भी कार्य को करने में अगर हमें दक्षता हासिल हो तो उसे उसका जो है स्किल कहा जाता है, कौशल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। सामाजिक व्यवस्था जिसमें लोगों का विभाजन उनके स्तर के अनुसार होता है उसे जो है क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। और यही जो है सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, जो उसके जाति के अनुसार जो है क्या होता है? विभाजन होता है। तो यही जो है सामाजिक स्तरीकरण होता है, जो जाति का हिसाब से होता है, समझ गए। तो यही सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक स्तरीकरण होता है जाति के हिसाब से, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि प्राथमिक और माध्यमिक रूप, यहाँ पे देखिएगा प्राथमिक और माध्यमिक के रूप में समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? देखिए प्राथमिक समूह और माध्यमिक समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? सोरोकोन के द्वारा, एच.सी. कुल्ले के द्वारा, अगस्ट कास्टे के द्वारा, मैकावे और पेज के अनुसार। तो देखिए एच.सी. कुल्ले जो थे इन्होंने ये वर्गीकृत किया कि प्राथमिक और माध्यमिक समूह के, माध्यमिक के रूप में समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? देखिए प्राथमिक और माध्यमिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण जो है C.H. कुल्ले के द्वारा किया गया। किस रूप में? प्राथमिक और माध्यमिक रूप में, समझ गए। चलिए 53 नंबर देखिएगा, कितना शानदार प्रश्न है। उत्तेजनाओं के अभाव में एक वस्तु का बोध कहा जाता है। देखिए उत्तेजना, एक्साइटमेंट के अभाव में, ठीक है, एक वस्तु का बोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रम कहा जाता है, समझ गए। यहाँ उत्तेजना का अभाव होता है, भ्रम, भ्रम में जो होता है चीज़ें जो होता है, यहाँ पे भ्रम मतलब वो चीज़ें जो है उपस्थित नहीं होता है, समझ गए, अभाव होता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उत्तेजना का अभाव होता है, मतलब वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, लेकिन जो है मन में हमें उससे वास्तविक लगता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे है, तो ये आपका एलूजन होता है, समझ गए। जबकि विभ्रम या भ्रांतियाँ वो होता है, भ्रांति वो होता है कि चीज़ें तो उपस्थित होता है बट उसको जो है हम जो है क्या करते हैं? गलत समझ लेते हैं। जैसे रसरी को सांप मान लेना, तो रसरी तो उपस्थित है ही बट रसरी को हम सांप से पहचान कर ले रहे हैं, तो ये होता है भ्रांति, समझ गए। ये होता है हैलुसिनेशन, समझ गए। और आपका जब एलूजन होता है, जो भ्रम होता है आपका, तो जो ये आपका एलूजन मतलब होता है भ्रम कि जो चीज़ें उपस्थित हो ही नहीं वहाँ पे, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे उपस्थित है। जैसे सामने भूत खड़ा नहीं है, लेकिन रात में के लोग जो है रात में क्या करते हैं? सामने कुछ भी दिख गया तो समझ लेते हैं कि वो यहाँ पे तो भूत है, तो वो आपका भ्रम हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपका 54 नंबर यहाँ पे है कि 54 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? प्राथमिक समूह कौन सा नहीं है? तो देखिए श्रमिक संघ, बच्चों का समूह, पड़ोसी, परिवार, श्रमिक संघ, ठीक है। श्रमिक संघ जो है आपका प्राथमिक समूह नहीं है, बाकी जो आपका ये सब जो है आपका प्राथमिक समूह है, समझ गए। चलिए 55 नंबर यहाँ पे देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी नीड पिरामिड डैश द्वारा लिया गया था। ह्यूमैनिस्टिक जो थ्योरी है नीड पिरामिड डैश द्वारा लिया गया था, किसके द्वारा? अब्राहम मास्लो, फ्रीड, क्लोड बर्नार्ड और पाब्लो, किसके द्वारा लिया गया था ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी और नीड पिरामिड? तो ये आपका अब्राहम मास्लो के द्वारा जो है, अब्राहम मास्लो के द्वारा जो है नीड पिरामिड और ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी लिया गया, समझ गए। चलिए याद रखिएगा ना तो दिक्कत होगा।
पूछ लेगा कि नीड थ्योरी किसके द्वारा लिया गया था, अब्राहम मास्लो, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? रिप्रेशन यानी सप्रेशन, दमन, डिनायल, ठीक है, मोटिवेशन, कौन सा इसमें जो है रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? रक्षात्मक प्रक्रिया का मतलब कहा जाए तो मेंटल मैकेनिज्म। तो ये जो है आपका, ये सब जो है मेंटल मैकेनिज्म आप लोग पढ़े होंगे उसके टाइप्स में, तो ये सब जो है रक्षात्मक प्रक्रिया होता है। बट जो मोटिवेशन होता है इससे जो है रक्षात्मक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रायड द्वारा दी गई विधि है बिहेवियर साइंस, कम्युनिटी मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान और साइको एनालिसिस। समझ गए। तो जो सिगमंड फ्रायड ने अपना मनोविज्ञान में जो विधि अपनाई वो आपका साइको एनालिसिस पर आधारित है। समझ गए, मानसिक विश्लेषण के आधार पर सिगमंड फ्रायड का है। समझ गए, याद रखिएगा, पूछेगा ये सब कि सिगमंड फ्रायड किस आधार पर साइकोलॉजी को विधि दिया, तो साइको एनालिसिस। समझ गए। चलिए, वह प्रक्रिया जिसमें स्वयं को भीतर से स्वयं द्वारा जांचा जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें स्वयं को भीतर से स्वयं द्वारा जांचा जाता है, मतलब खुद से अपने अंदर से चीज़ों को जांचते हैं, वह कौन सा प्रक्रिया होता है? तो आपका होता है इंट्रोस्पेक्शन, प्रायोगिक प्रक्रिया, परीक्षण प्रक्रिया, निरीक्षण प्रक्रिया। तो इंट्रोस्पेक्शन जो होता है ये आपका खुद के भीतर खुद से जानने का, परीक्षण करने का चीज़ें होता है, इंट्रोस्पेक्शन। समझ गए। चलिए, इंट्रो मतलब अंदर, इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्शन मतलब जांचना, खुद के भीतर जांचना, इंट्रोस्पेक्शन। समझ गए। फैसला लेने के सेंस ऑफ पावर को कहते हैं, मतलब फैसला लेने को सेंस ऑफ पावर कहते हैं। इसे जो हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मेमोरी, ध्यान, इच्छा शक्ति। तो जो सेंस जो आपका फैसला लेने का जो पावर होता है, सेंस ऑफ जो पावर है, उसे हम लोग विल कहते हैं, इच्छा शक्ति कहते हैं। अपना इच्छा शक्ति मजबूत होता है तभी ना हम किसी भी चीज़ में जो है क्या करते हैं, सेंस ऑफ पावर कहते हैं। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर प्रश्न है कि देश द्वारा उत्पादित कुल आय को कहा जाता है। देश द्वारा जो जितने भी उत्पादन किया जाता है उसके कुल आय को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए 61 नंबर प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का। देखिए, पदानुक्रमित क्षेत्रों में समाज के विभाजन को कहा जाता है। जो पदानुक्रमित क्षेत्र होता है उसके समाज के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो उससे जो है समाज के विभाजन को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, स्तरीकरण कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। समझ गए। पदानुक्रमित क्षेत्रों में समाज के विभाजन को कहते हैं। अब विभाजन किस आधार पर होता है? जाति के आधार पर। और ये जो है आपका स्तरीकरण होता है जिसमें पदानुक्रमित क्षेत्रों में समाज को विभाजन किया जाता है, उसे स्तरीकरण कहते हैं। समझ गए, जाति के आधार पर। तो ये आपका 61 प्रश्न यहाँ पे था। तो लगभग 60 क्वेश्चन इससे प्लस हम लोग देख चुके हैं साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का, जो कि बिहेवियर साइंस का है, फर्स्ट ईयर जीएनएम का। तो आप लोग इसको पढ़िए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग कोई तैयारी करते हैं कंपटीशन का तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका जो है फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।